हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। आज सिविक्स पॉलिटी साइंस का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो यही है। ठीक है, इसमें हम संस्थाओं के कामकाज के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी संस्थाएं हैं और संस्थाओं का कामकाज क्या हुआ है, संस्थाएं की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में आपके सामने दे रखी है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। संस्थाओं की जरूरत, संसद, कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कैसे कौन नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को, कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है या मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज इस चैप्टर में। राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, नियुक्तियां कौन किस मतलब राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा या एक जज किसकी नियुक्ति करेगा या कौन किसको शपथ दिलाएगा, ये सारी चीजें आज हम चैप्टर में जानेंगे। और न्यायपालिका के बारे में सबसे महत्वपूर्ण हम चीज जानेंगे जो हमारे लिए, जनता के लिए, जो किसी भी प्रकार से हमारे जो बीच में कोई कुछ उल्लंघन करता है, सरकार ही हमारे खिलाफ जाती है, तो न्यायपालिका उस चीज को लेकर के अपना स्टैंड रखती है और उस नियम को, उस कानून को तोड़ देती है या खारिज कर देती है जो जनता के खिलाफ जाता है। वही न्यायपालिका के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने बायो दे रखा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि किसी भी देश की सरकार चलाने के लिए एक विशाल टीम की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, उस टीम में राजनेताओं के अलावा अन्य लोग होते हैं जो अपने काम में तकनीकी अनुभव और कुशलता के रखते हैं। ये सभी लोग मिलकर कई संस्थाओं का निर्माण करते हैं। इन संस्थाओं के जरिए ही सरकार लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। इस लेसन में, इस चैप्टर में आप भारत सरकार के मुख्य संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप उन संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय और उनके अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है कि विभिन्न संस्थाओं की जरूरत क्या है या क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, तो संस्थाओं की जरूरत पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि सरकार पर लोगों की विभिन्न चीजें और सुविधाएं देने की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सही है, लोगों को सुरक्षा देना, लोगों के कल्याण के बारे में सोचना आदि सरकार की जिम्मेदारी होती है। विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लिए सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है, साथ में सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए सरकार टैक्स वसूलती है ताकि जरूरी पैसे को इकट्ठा करके या इकट्ठा हो सके। ठीक है, सरकार के कई अंग हैं, कई विभाग होते हैं और इसके सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, अपने अपने विभाग में बटे होते हैं। जिम्मेदारी बंटने के श्रम का विभाजन होता है, काम सुचारू रूप से चलता है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि किसी एक व्यक्ति, एक संस्था में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है। ठीक है, सभी विभागों में बटा हो रहता है। ठीक है, एक का केंद्रीकरण आ गया तो तुम्हें पता है वो राजतंत्र चलने लगेगा फिर। ठीक है, राजा की तरह राज करेगा। सरकार के विभिन्न विभागों, अंगों को हम सरकारी संस्था कहते हैं। ठीक है, सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं का निर्माण जरूरी होता है। सिविल मामलों के अधिकतर मुद्दों के तीन मुख्य संस्थाएं काम करती हैं, जिनके नाम है विधायिका, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, इन तीनों चीजों को प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आज प्रधानमंत्री और कैबिनेट सभी नीतिगत मुद्दों पर अहम फैसले लेते हैं। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करने का काम सिविल सर्वेंट या नौकरशाही का होता है। ठीक है, किसका? कैबिनेट का। ठीक है, अब जब भी सरकार और जनता के हितों के बीच विवाद होता है तो कौन करता है निपटारे को? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय का अहम भूमिका होती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, संस्थाओं के लाभ क्या हैं? ठीक है, विभिन्न संस्थाओं के कारण किसी भी फैसले को लेने से पहले आप सहमति सुनिश्चित हो पाती है। इससे जल्दी में लिए गए गलत फैसले की रोकथाम होती है। ठीक है, संस्थाओं की हानि क्या है? अब विभिन्न संस्थाओं के होने से फैसले लेने में वक्त लग जाता है। ठीक है, काफी वक्त लगाते, काफी टाइम लगा देते हैं। ठीक है, एक चीज को करने में इससे कई लोगों को परेशानी हो सकती है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर गिरता रहता है। ठीक है, उसी का चक्कर, कभी इधर जाओ, कभी यहाँ पर जाओ, कभी ये बनवाओ, कभी ये कागज बनवाओ, ये नहीं बना, यहाँ जाओ, ये सारी चीजें ऐसे जो डलाना होता है ना, ये सबसे बेकार का टाइम है। ठीक है, अब संसद के बारे में जान लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में संसद के दो सदन है, पूछा गया क्वेश्चन है। एक का नाम राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और दूसरे का नाम लोकसभा, काउंसिल ऑफ पीपल्स, जो हमारे द्वारा चुनी जाती प्रतिनिधि। राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन और लोकसभा को लोअर हाउस या निम्न सदन कहा जाता है। लेकिन लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है, जो कि लोगों के द्वारा बने गए प्रतिनिधि वही लोकसभा होती है। अपर और लोअर हाउस जैसा नामकरण केवल परंपरा के कारण चला आ रहा है। सिंपल है। दो सदनों वाली विधायिका को बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है,
बाइक कैमरा, ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। भारत के कई राज्यों में 2 सदनों वाली विधायिका होती है। आपने देखा होगा कि एक तो सॉरी एक तो होती है विधान परिषद, एक होती है विधानसभा, ठीक है, 2 होती हैं। तो कितने राज्य हैं वो, कितने राज्य हैं? एक उनमें से कट चुका है, इन कमेंट मुझे बताओ, ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं वो जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीज है, और कौन इसकी मांग कर रहा है इस समय, और कौन हटाना चाहता है, ठीक है, ये सारी चीजें बताओ। ठीक है, विधानसभा और लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। सॉरी, इसके बारे में नहीं पूछी, दोबारा से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। भारत के कई राज्यों में 2 सदनों वाली विधायिका है, और उन सदनों के नाम है, एक तो विधानसभा और एक है विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जैसे लोगों द्वारा होता है, और विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप से होता है। ठीक है, इन चीजों को मैं बताऊंगा कैसे कैसे, किस आर्टिकल द्वारा, कौन कौन से, किस प्रकार से ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, क्या सभी चीजों को मैं आर्टिकल में बताऊंगा, आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, लेजिस्लेचर या विधायिका क्या होती है, जो अभी बोला जा रहा है लेजिस्लेचर कहा जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार संसद का होता है। ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया लेजिस्लेशन कहते हैं, इसलिए सदन को लेजिस्लेचर कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। ठीक है, विधायिका नया कानून बना सकती है, पुराने कानून को बदल सकती है, या फिर उसे समाप्त कर सकती है। कौन? ये विधायिका। ठीक है, संसद का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, पूरी दुनिया में सरकार चलाने वालों पर संसद का कुछ न कुछ नियंत्रण आवश्यक रहता है। भारत में संसद का नियंत्रण पूरा पूरा प्रत्यक्ष रूप से है, और कोई भी सरकार तब तक फैसले लेने का अधिकार रखती है जब तक कि संसद का पूरा समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, सरकार के पास जो भी पैसे हैं उन पर संसद का नियंत्रण होता है, निगरानी रहती है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में जनता के पैसे को संसद की अनुमति से ही खर्च किया जाता है। ठीक है, किसी भी देश में जनता के मुद्दों और राष्ट्रीय नीतियों का बहस और विचार विमर्श के लिए संसद की सर्वोच्च मंच होता है, उसमें प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी मांग, कोई भी जरूरत हो तो कहाँ पर किया जाएगी? सीधा संसद के अंदर बातचीत होगी, वार्तालाप होगी। संसद को किसी भी मुद्दे पर जानकारी मांगने का अधिकार होता है, किसी भी प्रकार की वो मांगों को सुन सकता है। ठीक है, किसी भी नियम को दोनों सदनों से पास करना जरूरी होता है। कौन से सदन? राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, फिर आपका जाता है कहां पर? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और ये एक सदन के एक दिन के बारे में बता रखा है, पीडीएफ में देख लें। संयुक्त बैठक कौन कराता है, कैसे होती है? यदि किसी मुद्दे पर किसी बहस हो जाती है 2 सदनों के बीच में, तो कौन कौन से राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है, तो फैसला लेने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। मैंने पहले बताया, किस आर्टिकल के थ्रू बैठाई जाती है वो बताओ। चूंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसलिए संयुक्त बैठक में लोकसभा के मत की जीत संभावना होती है, जीती जाती है अक्सर वही ज्यादा होती है। ठीक है, पैसे वाले बिल, पैसों के मामले में लोकसभा के पास अधिक शक्ति होती है। जब बजट या पैसे से संबंधित को अन्य कानून लोकसभा से पास हो जाता है, तो राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकती। ठीक है, राज्यसभा केवल उस बिल को 14 दिनों के लिए रोक सकती है, केवल। ठीक है, और रोके रखती है, फिर अपने आप 14 दिनों के बाद अपने आप पास हो जाता है। उससे कुछ सुझाव दे सकती है, यह लोकसभा के ऊपर और उस सुझाव को मानने या ना मानने की बात होती है। ठीक है, चाहे मानो मत मानो, एंड में आग घूम कर आ जाती है कहां पर? सुई वही बारह पर आ जाती, जिसके है ना क्या, फिर एंड में लोकसभा ही डिसाइड करेगा उसको। ठीक है, वो तो एक जरिया है, जैसे बताया है ना कि ये तो एक चरण चलता आ रहा है कि राज्यसभा को एक उच्च सदन बोला जाता है, लेकिन नाम का है वो। अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद के बारे में बताऊंगा आपको। जिस व्यक्ति को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है आपके, ठीक है, उनको बहुमत प्राप्त है तो नरेंद्र मोदी को सिलेक्ट किया गया है। यदि कभी लोकसभा कहती है कि उसके सदस्यों को मंत्रिपरिषद पर अविश्वास, तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। उसके ही मंत्री के जो मंत्री चुने हुए हैं वही कहते हैं कि अविश्वास ला कर खड़ा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? सरकार गिर जाती है, प्रधानमंत्री नहीं रहते और मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं होता है, राज्यसभा सिर्फ नाम की है। कार्यपालिका के कारण, राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? पॉलिटिकल एजुकेटिव। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर
राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं। अब ये प्रधानमंत्री जी होते हैं और मंत्रिपरिषद मिलकर राजनीतिक कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, कानून को बनाती कौन है? विधायिका। ठीक है। मंत्रिपरिषद का काम होता है सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को मूर्त पूर्ण देना या क्रियान्वयन करना, इसलिए मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता चुनकर आते हैं। ठीक ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं पर कोई कैसी भी प्रकार से आपको दिक्कत आ रही हो तो बताओ। ठीक है। मंत्रिपरिषद को कौन चुनता है? ये प्रधानमंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा बोला जाता है राष्ट्रपति से ये चुनो, इनको चुनो। मैं आप आगे बताऊंगा कौन कौन से। ठीक है। मंत्रिपरिषद को सपोर्ट होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बोलते हैं, फिर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इनको, तब जाकर ये मंत्रिपरिषद बनता है। ठीक है, आगे कर लेंगे डिस्कस। देखो एक मैंने वो दे रखा है, कैसे झांक रहे मोलेला काहे में है मंत्रिपरिषद में। स्थायी कार्यपालिका सुन लेते हैं। यह नौकरशाहों से मिलकर बना होती है। नौकरशाह मतलब नौकरशाहों का चयन अखिल भारतीय सिविल सर्विस द्वारा होता है, जो आईएएस आईपीएस जो होते हैं उनके द्वारा। ठीक है। सरकारें बदलने के बावजूद नौकरशाहों यानी स्थायी कार्यपालिका कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं आती। जनता को जवाबदेह होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका के पास स्थायी कार्यपालिका की तुलना में अधिक अधिकार होता है। जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका मैंने बताया जैसे कि पीछे, कार्यपालिका को कौन चुनता है? उसी मंत्रिपरिषद में से निकल कर आती है। ठीक है। उसी विधायिका में से आती है निकल के वे कार्यपालिका। ठीक है। राजनीतिक की तरफ से ये जो व्यक्ति आते हैं जो राजनीतिक कार्यपालिका में बैठते हैं। ठीक है। और ये स्थायी कार्यपालिका जो आईएएस होते हैं, वो उच्च अधिकारी अखिल भारतीय सिविल सर्विस जो पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है। ये तो गवाह हूँ नेता था। लोगों की तुलना में स्थायी कार्यपालिका में काम करने वाले लोग तकनीकी रूप से अधिक ज्ञानी और कुशल होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मंत्री की तुलना में विभाग के अधिकारी अधिक काबिल कुशल हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बता देता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, कभी भी इनकी सरकार कर सकती है अगर ये गठबंधन से है तो, बल्कि वह अपने पद पर तब तक बने रह सकता है तब जब तक उन्हें लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है। लेकिन वह अपनी मर्जी के अनुसार ऐसा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करते हैं जिसकी लोकसभा में बहुमत साबित करने पर संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। ठीक है। मंत्रिपरिषद में विभिन्न रैंकों के 60 से 80 मंत्री होते हैं और मंत्रियों की रैंक इस प्रकार है, जैसे कि कैबिनेट मंत्री। अब फिलहाल की डेट में आज प्रेजेंट में कितने ये मंत्री हैं मंत्रिपरिषद के अंदर, कितने होंगे टोटल? चलो बताओ। कैबिनेट मंत्री अक्सर सत्ता दल के शीर्ष नेताओं को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर की जो पोस्ट है उसके अंदर मतलब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद इनमें जो सबसे ऊपर पोस्ट है कैबिनेट मंत्री की है। ठीक है। उन्हें प्रमुख मंत्रालय को बाहर दिया जाता है, जैसे कि गृह मंत्री होगा, विदेश मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, ये जो होते हैं ना प्रमुख, सड़क मंत्री होगी, ये प्रमुख है। परिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग 20 होती है। किसमें? कैबिनेट मंत्रियों में। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य, इन्हें अक्सर छोटे मंत्रालयों का भार दिया जाता है। ये केवल निमंत्रण मिलने पर ही कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं। और राज्य मंत्री ये किसी कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में काम करते हैं, सपोर्ट के रूप में। ठीक है, मदद के रूप में। कैबिनेट मीटिंग क्या है कि महत्वपूर्ण फैसले अक्सर कैबिनेट मीटिंग मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए जाते हैं, इसलिए संसदीय लोकतंत्र को कैबिनेट वाली सरकार कहते हैं। हो सकता है कि मंत्रियों के अलग अलग विचार हों, लेकिन कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय की जिम्मेदारी हर मंत्री को लेनी होती है। ठीक है। कोई भी मंत्री कैबिनेट के निर्णय की आलोचना नहीं कर सकता, कोई भी। उसमें पीएम भी सम्मिलित होता है, इसलिए नहीं कर सकता माने कोई भी। ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी, हर मंत्रालय में सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, आपको पता होता है, जो सिविल सर्विस से आते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं अच्छे खासे। ठीक है। पूरी कैबिनेट का जरूरी सहायता देने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जिसमें कई अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी काफी वरिष्ठ सिविल सर्वेंट होते हैं और विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल का काम करते हैं। ये दिमाग का काम कर रहे हैं अपने को, कुल मिला के यही है। प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्री, अब सुन लेना, प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बैठाते हैं। दो या अधिक विभागों के बीच मतभेद हो जाता है तो उनकी कौन निर्णय लेता है? प्रधानमंत्री। उनकी इज्जत हो जाती बाकायदा। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों को निगरानी करते हैं। वह मंत्री के कार्यभार में फेरबदल भी कर सकते हैं। ठीक है। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
अगर मंत्रिपरिषद खुद ना आए या किसी भी कारणवश हो जाता है तो प्रधानमंत्री ने हमारे ने इस्तीफा दे दिया है तो पूरे मंत्रिपरिषद या मतलब सरकार गिर जाती है। केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी को मोनोपोली के जमाने में प्रधानमंत्री काफी शक्तिशाली हुआ करते थे, जैसे कि पंडित नेहरू इंदिरा गांधी के समय होता था। लेकिन बाद में गठबंधन इन्होंने अपनी मर्जी चलाई। इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने तो ऐसा कर दिया था कि ऐसा एक्ट लिया है, संशोधन कर दिया कि 5 साल से 6 वर्ष रहेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा जब आर्टिकल वगैरह चलेंगे। लेकिन बाद में गठबंधन की सरकारें बनाने लगी और स्थितियां बदल गई। जब गठबंधन होने लगो, ठीक है, तो स्थितियां बदल दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो। गठबंधन सरकारों प्रधानमंत्री को विविधता से भरे गठबंधन की बातों को मानना पड़ता था। प्रधानमंत्री को अपनी सरकार के लिए समर्थन बनाए रखने के उद्देश्य से गठबंधन के दलों की भावनाओं का ख्याल रखना होता था। सबसे पहले उनकी बातों को माना जाता था। भाई गठबंधन की सरकार कभी भी कर सकती है, जैसे हमारे प्रिय अटल जी थे, उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाती थी, मन चाहे जब गिर जाती थी उनकी सरकार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूछा गया क्वेश्चन है, सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम से लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद केवल अल्पकालिक है। कठपुतली की तरह, सिंपल सी बात, चुप रहिए। जब कोई बिल संसद से पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद भी कानून बन पाता है। कोई भी बिल है, जैसे मैंने आपको बताया है, तो उसको सिर्फ सिग्नेचर करने का काम रहता है किसका? राष्ट्रपति। क्योंकि राज्यसभा लोकसभा से लिखी चीज को वो कैसे खारिज कर देगा? सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से बनाई जाती हैं। नियुक्तियां, ये इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियां कौन किसकी करता है देख लो। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को और निचली अदालतों के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सभी अहम नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति यहाँ की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जब किसी एक पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति यह निर्णय लेता है कि सरकार कौन बनाएगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता देते हैं जो उनकी नजर में सदन का बहुमत पाने की सबसे अधिक संभावना दिखता है। ठीक है, उसके बाद उसे नए नियुक्त हुए प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए एक निश्चित अवधि की मोहलत दी जाती है कि आप मुझे जताओ कि आपकी सरकार बन सकती है, टिक सकती है कई सालों तक। ठीक है, न्यायपालिका, जुडिशरी क्या है? किसी भी लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र शक्तिशाली न्यायपालिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, निचली अदालत से मिलकर बना होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय का शतांश सबसे ऊपर है और इसके निर्णय भारत के किसी भी अन्य न्यायालय में मान्य होते हैं, सॉरी। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का है वो सभी न्यायालय चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नीचे हो। ठीक, सभी मानेंगे इसके बातों को, या जो न्याय दिए गए हैं, जो रूल दिए गए उनको मानना होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय इनमें से कुछ मुद्दे को सुनवाई कर सकता है, जैसे कि देश के नागरिकों के बीच में, नागरिकों सरकार के बीच में, दो या अधिक राज्य सरकारों के बीच में कौन करेगा? ये सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कौन करता है? आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट जो है मैंने इसीलिए दे दिए हैं। ठीक है, न्यायपालिका करती है। स्वतंत्र राज्य न्यायपालिका की मुख्य भूमिका है और संविधान द्वारा दिए गए मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना है। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून पास होता है जो संविधान द्वारा दिए गए मूलभूत अधिकार को उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का उस नियम को खारिज करने का अधिकार होता है। ऐसे कई मामले हुए हैं जब सरकार द्वारा पारित कानून के खिलाफ जनता के मुकदमे किए थे। ठीक है, बहुत से ऐसे कानून हो गए थे, लागू कर दिए गए संविधान में, राज्यसभा लोकसभा सब जगह पास हो गए थे, पर लेकिन जब जनता को एक्सेप्ट नहीं होता तो जनता की कौन सुनेगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो नियम कानून का उल्लंघन जो हो रहे थे समाज में, तो उसका क्या खारिज कर दिया गया उस कानून को। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी सरकार तानाशाह रवैया नहीं अपना सकती है, कोई भी बड़े से बड़ा फैसला नहीं ले सकती जो खतरे का हो। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की ये क्लास जो संस्थाओं के बारे में मैंने पढ़ाया है, कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से पदवी हैं, कौन से नियुक्तियां हैं, ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी चीजें। ठीक है भाई, प्रिय प्रिय साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ कहीं पर मत भटको, जीके के लिए तो कहीं पर भी मत जाओ।
ठीक है, बिल्कुल फ्री सेवा दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसा कोई भी नहीं है, पहले आपको क्लास करवाएगा प्योर तरीके से, फिर आपको क्वेश्चन करवाएगा 15 से 20 क्वेश्चन, फिर सैटरडे संडे फिर क्वेश्चन देगा, वो भी जीके के अंतर्गत। मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे से लिया गया जो ज्ञान है, मेरे से लिया गया जो नॉलेज है, वो पेपर में दिखाओ, ठीक है, और पेपर क्रैक कर कर आओ, तब मेरे से। और मैं जब मेरे को जब तुम बोलोगे कि हाँ आज के आपके सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं हम। आपकी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत संसद के कितने सदन, भारत में जो संसद है उसके कितने सदन है, या हमारे संसद में कितने सदन है, ठीक है। तो 2 सदन है, एक तो हो जाता है आपका लोकसभा प्लस में राज्यसभा, ठीक है, 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं, ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा, निचली सदन को कहा जाता है आपको लोकसभा, ठीक है। ये ध्यानपूर्वक वाली बातें हैं, ये याद करना है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कौन करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति करेगा, स्पीकर करेगा, राज्यपाल करेगा, उपराष्ट्रपति। तो ए इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जून 2014 में 16वीं लोकसभा का स्पीकर किसे चुना गया था, सुमित्रा महाजन जी को। ये जूम आप पीडीएफ में देख लेना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय की, जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन होता है 1 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। ये ठीक, अगर जो बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, जिस बच्चे ने मेरी क्लास ली, प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करेगा, राष्ट्रपति करवाएगा, प्रधानमंत्री करेगा, सर्वोच्च न्यायालय इज द राइट आंसर, ठीक है। सरकार के फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था कौन सी है, सरकार के फैसले में विधानपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सरकारी आदेश का क्या अर्थ है, सरकारी कार्यालय, ज्ञान पर समाचार, पत्र पत्रिका है, रोजगार। सरकारी कार्यालय आई थिंक इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में कितने प्रतिशत रिक्तियां सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगी, 2.25% या 27%। 27% इज द राइट आंसर हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको दिया है। राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख कौन होता है, सरकार का प्रमुख, ये क्वेश्चन देख लेना, सरकार का प्रमुख कौन होता है आपके, अभी फिलहाल सरकार का प्रमुख कौन है हमारी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ए इज द राइट आंसर होता है। ये सभी गलत हो जाते हैं, राष्ट्रपति को मत करके आना, ठीक है। तो यही बात थी और आई थिंक क्लास को समापन यहीं पर है। तो इसी के साथ मैं विदा लेने चाहता हूँ। सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं क्लास करवाता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर सैटरडे संडे आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आंसर के तहत और विद टॉपिक के साथ मैं आपको एनालिसिस करके प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, जिसमें बच्चे को लगता है कि एक क्वेश्चन के बाद इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बता दे कोई, तो उसी चीज को मैं पूरी कर रहा हूं अपने इस प्रैक्टिस सेटों में, ठीक है। आशा करता हूं सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेने चाहता हूं। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।